हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फाइनेंशियल मार्केट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जो अभी होगा वहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उन सब की मैराथन जो है इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आई जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप 6 चीज़ों को पढ़ोगे। फर्स्ट है कि मनी मार्केट के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैपिटल मार्केट के बारे में, कमोडिटी मार्केट से देखो क्वेश्चन अभी तक एक आधी पूछा गया होगा, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखोगे डेरिवेटिव मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट होती है, फॉरेन मनी एक्सचेंज मार्केट होती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट के बारे में हम जानेंगे कि मनी मार्केट के अंदर जो लोन होता है वो होता है शॉर्ट रन के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, 1 रात से लेकर 1 वर्ष तक का। ये भी पूछा गया कि कितने समय का होता है, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का समय होता है इनकी, 1 रात से लेकर 1 साल तक का। यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है वो हाई लेवल की होती है। अब यहाँ से इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ से पूछा गया कि इसके बाद जो मनी मार्केट है उसको किस किस नाम से हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम कॉल मनी मार्केट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर होगा, इसलिए इसको डिमांड रेट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर कुछ घंटों से लेकर 14 दिनों तक का लोन मिलता है। दूसरा क्या है, इसको कमर्शियल बिल मार्केट के नाम से जानते हैं। ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। इसको कमर्शियल पेपर के नाम से जानते हैं, इसको डिपॉजिट सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, ट्रेजरी बिल मार्केट के नाम से जानते हैं। एक तो 5 नाम याद होने चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट क्या है, एक फाइनेंशियल मार्केट है। इसमें जो लोन प्रोवाइड होता है शॉर्ट रन के लिए होता है, 1 साल तक का इसमें समय होता है। लिक्विडिटी पूछ लिया जाएगा कि हाई होती है कि लो होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। और तो इसके अंदर फिर ये पूछा जाएगा इसको और किस किस नाम से जानते हैं। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जो ट्रेजरी बिल मार्केट होती है, इसके जो ट्रेजरी बिल होते हैं इनका मेच्योरिटी टाइम क्या होता है। तो इनका मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 91 डेज का, 182 का, 362 का। ये ध्यान रखिएगा, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद है कि जीरो कूपन सिक्योरिटी जिनको हम बोलते हैं, इनके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता है, इनको डिस्काउंट रेट पर जारी किया जाता है। मेच्योरिटी टाइम के समय इन्हें अंकित मूल्य जो इसे इनके ऊपर ट्रेजरी बिल के ऊपर लिखा होगा उसी मूल्य पर इनको बनाया जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम कि जो इसके पार्टिसिपेटरी होते हैं, इसके कौन कौन पार्टिसिपेटरी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसके पार्टिसिपेटरी हैं, इसको ये रेगुलेट वाले को कैंसिल कर देना यहाँ से। इसके पार्टिसिपेटरी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये इसके तीनों प्रतिभागी हैं। और इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1935 में स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद आती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होता है, 1 वर्ष से ज़्यादा का समय होता है, यानी कि यहाँ पर जो लोन दिया जाता है वो 1 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर रहेगा। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है क्वेश्चन पूछा गया है। इसको शेयर्स, इसके अंदर शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं। ये इसके सारे के सारे क्या होते हैं, इस जो ट्रांजेक्शन होती है वो इनमें होती है, शेयर में, डिबेंचर में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में। इसकी पार्टिसिपेटरी कौन है, इसके एजेंट्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, अंडर राइटर एंड इन्वेस्टर हो सकते हैं, ये इसके पार्टिसिपेटरी होंगे। उसके बाद देखिए इसको रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, सेबी के द्वारा। ठीक है, अभी हम ये जानेंगे कि सेबी क्या है, इसके क्या है। अब क्या मतलब है, सेबी के क्या क्या फंक्शन है। रेगुलेट आपने देख लिया कि सेबी करता है इसको। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कैपिटल मार्केट एक प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। अभी जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सिक्योरिटीज होती है ना, उनको फर्स्ट टाइम सेल और परचेज किया जा रहा है, इनकी पहली बार बिके हैं और पहली बार ही वो खरीदे गए, इनको न्यू इशूज भी बोलते हैं। इसमें फंड इकट्ठा जो किया जाता है वो डोमेस्टिक यानी कि अपने देश से किया जाता है, फिर बाहर से किया जाता है। इसमें सिक्योरिटीज, इसके अंदर जो सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर जो होते हैं, डिबेंचर, सिक्योरिटीज या इक्विटी शेयर या डिबेंचर दोनों हो सकते हैं।
उसके बाद आप देखिए सेकेंडरी मार्केट जो होती है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है, आपने देख लिया कि जो आपकी कैपिटल मार्केट है उसके दो पार्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें पहले से ही जो मतलब इशू हो चुके हैं या सेल हो चुके हैं उन सिक्योरिटीज़ को दोबारा रीसेल किया जाएगा, फिर री इशू किया जाएगा। इसके अंदर जो रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज आते हैं कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो जो रजिस्टर हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो सेबी के अंदर, वो इसके अंदर आएंगे। इसमें शेयर्स, इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो हमारी जो सेकेंडरी मार्केट होती है इसी को हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं ना कि बोलते कि हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, वही है स्टॉक मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट होती है, जिसके अंदर जो आपके जो शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, उनको री इशू किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन कौन से। फर्स्ट है कि SENSEX, जिसको सेंसेक्स के नाम से भी आप जानते हो, 1986 में ये आया अंडर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्टेब्लिश हुआ था, 1995 में। S&P CNX 1996, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में आता है। अब देखिए जो सेकंड है इसके बारे में हम जानते हैं कि जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इंडेक्स वर्ष 1996 में NSE 50 के नाम से शुरू किया गया था और बाद में जिसका नाम बदल दिया गया था 28 जुलाई 1998 को। इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, S&P रख दिया गया था, यानी कि S&P रख दिया गया, जिसको आप निफ्टी के नाम से जानते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फीचर्स ऑफ स्टॉक या शेयर मार्केट, क्या विशेषताएं हैं जो सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट है उसकी। इसमें शेयर की सेल एंड परचेज करने से कंपनीज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो लॉस और प्रॉफिट होता है जिन्होंने इसके शेयर परचेज किए हैं उन्हीं को होगा। उसके बाद देखिए भारत में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा शेयर जो सेल और परचेज होते हैं वो होते हैं निफ्टी के माध्यम से। शेयर मार्केट में सिर्फ 1% लोग ही काम करते हैं। उसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE के बारे में हम जानते हैं, इसको क्यों स्टेब्लिश किया गया, किसकी रिकमेंडेशन पर इसको स्टेब्लिश किया गया। इसको स्टेब्लिश किया गया जो फेरवानी समिति की अनुशंसा के ऊपर, इनकी 1991 में फेरवानी कमेटी ने रिकमेंड किया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर IDBI के द्वारा 1992 में इसको स्टेब्लिश किया गया। बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज जिसको 1975 में स्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन पूछा गया था, फिर एक तो ये सीक्वेंस में लगाने आते हैं कि कौन किसको, ये तो ये इसकी इनके डेट जरूर याद रखिएगा कौन कब स्टेब्लिश किया गया। उसके बाद देखिए ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसके अंदर ये डेफिनेशन है, नीचे मैं आपको बताती हूँ, उसके बारे में पूछ लिया गया था। और फिर ये फुल फॉर्म नहीं थी, ये सिर्फ दिया हुआ था OTCI क्या है, ठीक है ना, OTCI क्या है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात की थी। ये स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, यानी कि जो छोटी और मीडियम इंडस्ट्री हैं, ऑनलाइन व्यापार सुविधा देता। तो ये ही पूछा गया था कि ऑनलाइन व्यापार सुविधा से रिलेटेड अगर आपने ये OTCI पढ़ा हुआ है, ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में 1990 में। किसकी, जो अभी आपने पढ़ा कि एक सेकेंड, जो अभी आप कर रहे थे ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI, ठीक है। तो इसको स्टेब्लिश किया गया था OTCEI, ठीक है ना, CEI। तो ये क्या है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब उसके बाद देखिए उसके बाद हम बात करते हैं RESIDEX, ठीक है, रेजिडेक्स जो है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 11 जुलाई 2007 को, ठीक है, NHB के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। अब ये देखिए, ये पूछ लेगा आपसे, जैसे आपने इससे पहले पढ़ा ना कि ऑनलाइन व्यापार सुविधा कौन प्रोवाइड करवाता, वो करवाता है OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब उसके बाद आप देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो रेजिडेक्स है वो किस लिए, तो आप बताओगे देश के अंदर जो लैंड है ना, उसके जो कीमतें जो बढ़ रही हैं घट रही हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, यानी कि मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव पर निगरानी रखने के लिए RESIDEX को 2007 में स्टेब्लिश किया गया NHB के रिकमेंडेशन पर।
अब उसके बाद क्वेश्चन आता है इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है ये कि जो गिल्ड एज मार्केट है वो किससे संबंधित है। ये किसके अंदर आएगा, जो गिल्ड एज मार्केट है ये आ गया आपका RESIDX के अंदर। तो इसको जो गिल्ड एज मार्केट है ये आती है इसके अंदर, ये रिलेटेड है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसे गवर्नमेंट जो है करंट प्राइस पर इजीली सेल कर सकते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। फिर उसके बाद आती है सेकंड आती है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलता है। तो ये ध्यान रखोगे। उसके बाद ये अलग पॉइंट हैं, दो अगले जो हैं कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो UTI है उसको स्टेब्लिश कब किया गया था 1964 में, जो सेबी है उसको स्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तीसरा पार्ट ये था ना, पहले मनी मार्केट था, फिर कैपिटल था, फिर कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट। कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर देखिए जो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, जो MCX के नाम से जानते हैं, 2003 में स्टेब्लिश की गई मुंबई में। नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX 2003 में इसको स्टेब्लिश किया गया। उसके बाद है थर्ड नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसको 2002 में अहमदाबाद में NMCE इसके नाम से इसको हम जानते। फिर है इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज। उसके बाद चलते हैं हम कि जो MCX है ना, जो MCX है वो क्या है, सबसे बड़ा है, और NMCE सबसे पुराना है। ये भी ध्यान रखोगे। जो MCX का क्या मतलब, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, और NMCE का क्या मतलब, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है ना, जिसको 2000 नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसको 2002 में स्टेब्लिश किया गया था। अब उसके बाद है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए आप इसको ध्यान से मतलब बार बार इसको 2 बार सुन सकते हो, ठीक है ना। बार बार मेरे कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या है। जो रेटिंग देती है ना कि किसको क्या कितना रेटिंग दिया जाएगा, कौन सी कंपनी को, या जो जिस देश के अंदर जो भी है वो रेटिंग देने का काम कौन करता है और कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बोरो करने वाले जो भी उधार लेते हैं, जो इंडिविजुअल हैं या इंस्टीट्यूशन है उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है उसको एनालाइज करना इसका काम है, जो रेटिंग एजेंसी होती है। उसके बाद आप देखोगे इसकी स्टार्टिंग हुई थी USA के अंदर। अब है उसके बाद क्वेश्चन की क्रेडिट रेटिंग, जो क्रेडिट एजेंसी इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया की जो क्रेडिट एजेंसीज हैं कौन कौन सी हैं। एक है CRISIL, ये ध्यान रखिएगा जरूर, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी पार्टिसिपेटरी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है ना, जो वर्ल्ड की क्रेडिट एजेंसीज है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इसकी पार्टिसिपेटरी है। उसके बाद सेकेंड है कि इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसको ICR के नाम से हम जानते हैं, इसकी पार्टिसिपेटरी है मूडीज, ठीक है ना, ये भी वर्ल्ड की जो मतलब रेटिंग देने वाली एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव यानी कि हरियाणा में है। उसके बाद तीसरी है क्रेडिट एनालाइज एंड रिसर्च लिमिटेड CARA, ठीक है ना, और इसको स्टेब्लिश किया गया था 1993 के अंदर। इसकी पार्टिसिपेटरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मेन क्रेडिट एजेंसी इन वर्ल्ड, ये तो इंडिया की थी। अब वर्ल्ड की स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है वो क्या है, S&P, ठीक है ना, और दूसरा क्या है स्टैंडर्ड और पुअर्स जो है ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। मूडीज जो है ये भी आपकी वर्ल्ड की क्रेडिट एजेंसीज है, ठीक है ना, एजेंसी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं कि जो फिच है ये भी क्या है आपकी वर्ल्ड की क्रेडिट एजेंसी है। अब इसके बाद ये तो यहाँ तक आपका कवर हो जाता टॉपिक। उसके बाद एक सिंपल है छोटा सा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग कब हुई थी 1964 में हुई थी, ठीक है, और 1993 में सेबी के द्वारा पहली बार म्यूचुअल फंड्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इनकी इंडिया के अंदर कब स्टार्टिंग हुई 1993 में, वैसे इसकी कब हो गई थी 1964 में। अब उसके बाद देखिए हम जान लेते हैं सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके फंक्शन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्योरिटीज मार्केट में काम करने वाले विभिन्न संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना या रेगुलेट करना, वो किसका काम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। अब उसके बाद आप देखिए
कि शेयर मार्केट में अनैतिक व्यवहार पर रोक लगाना भी इसका काम है। और सेबी को आप जानते हो कि 1988 में, कि ये ध्यान रखिएगा, ये भी आता है कई बार कि कौन कब स्टेब्लिश किया गया सीक्वेंस में, तो ध्यान रखिएगा सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 1988 में स्टेब्लिश किया गया, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है शेयर मार्केट में जो भी अनैतिक व्यापार होता है उस पर रोक लगाना, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि इनसाइडर ट्रेडिंग भी क्या होती है, वो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे। फर्स्ट एक बार देख लेते हैं कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग और स्मॉल इन्वेस्टर से धोखाधड़ी के मामले में जुर्माना, जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग या स्मॉल इन्वेस्टर से धोखाधड़ी के मामले में जुर्माना करने तथा शेयर मार्केट को मान्यता प्रदान करने के अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब उसके बाद है ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास कंपनी की आर्थिक स्थिति का सारा ज्ञान होता है, उनके पास कंपनी की सारी जितनी भी गोपनीय सूचनाएं होती हैं उनके पास होती है। इसका लाभ उठाकर में जो ट्रेडिंग करते हैं उसे भेदिया कारोबार करते हैं, जो कि लीगल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इनके पास, इनको पता होता है कि कंपनी कितना घाटे में चल रही है, फायदे में चल रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, तो ये अगर उसका फ़ायदा उठाकर, इसका लाभ उठाकर ट्रेडिंग करेंगे तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगी, जो कि लीगल नहीं है। उसके बाद देखिए जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर की एक बार बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा है, इसके बाद ये जो टॉपिक आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। जो इंश्योरेंस है, यानी कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है, कोई भी घटक जो रिस्क को कम करे उसे इंश्योरेंस कहते हैं। देखिए इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका रिस्क कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, इंश्योरेंस कहलाएगी। अब इसके बाद देखिए कि इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि IRDA की फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर IRDA को स्टेब्लिश किया गया, ये थी मल्होत्रा कमेटी, ठीक है ना, इसको स्टेब्लिश किया गया था 2000 में। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का प्रवेश वो करेगी। इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनीज है उनका एक तरीके से आगमन कब हुआ, तो इनका जो प्रवेश हुआ वो हुआ अप्रैल 1993 में। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर। तो देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का प्रवेश ये क्या करे आपको कि अप्रैल 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स किए, किसकी रिकमेंडेशन पर, मल्होत्रा जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पर। जो FDI की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंश्योरेंस, ये इसको छोड़ दो, यहाँ पर इसका कोई ये रेलिवेंस नहीं है, इसको रहने देना आप। अब है LIC, जो उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं आप। इंश्योरेंस एक्ट 1956 के अनुसार में 1 सितंबर 1956 को 253 कंपनियों का आपस में विलय करके LIC को बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखोगे, जो LIC है वो कब बना, 1956 में। कितनी कंपनीज को इसमें मर्ज किया गया, 243। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।